राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारा प्रैक्टिस 38वां होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है। जो राज्य वित्त आयोग है हमारा 243 आई में, जिसका जिक्र है आर्टिकल 243 आई में, और राज्य वित्त आयोग की भूमिका क्या है पंचायत के लिए, इसको देखते हैं। और 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसमें चुनना है कौन सा सही है। तो राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करना बिल्कुल सही है। राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और घटाने की सिफारिश करना बिल्कुल गलत है। और ग्राम पंचायतों के चुनाव का डेटा उपलब्ध कराना भी गलत है, क्योंकि चुनाव का जो डेटा होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। इनमें से सभी भी गलत है, मतलब ए ऑप्शन बस सही है। तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सही है, राज्य के पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय स्थिति की जांच करना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो किस भाग में मिलता है मैंने आपको बताया था पहले भी, और आज फिर से बता रहा हूँ। राज्य वित्त आयोग जो है 243 आई आर्टिकल और 243 वाई आर्टिकल। 243 आई आर्टिकल पंचायत के लिए और 243 वाई जो आर्टिकल है वो हमारा नगर निकायों के लिए है। तो भाग 9 ए में जो आता है हमारा, वो 243 आई आता है पंचायत के लिए, और 9 बी में जो आता है वो 243 वाई आता है नगर निकाय के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य वित्त आयोग बना, पहला बना, उसके बाद दूसरा, तो दूसरे का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो दूसरे के जो अध्यक्ष थे अब हमारे टी.एन. धर थे। सी ऑप्शन जो है टी.एन. धर, हमने आपको बताया था कौन कौन अध्यक्ष बने हैं। फिर से आप आज क्वेश्चन में देखिएगा कौन कौन अध्यक्ष बने थे। तो टी.एन. धर जो थे वह दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अभी तक कुल उत्तर प्रदेश में 5 जो है राज्य वित्त आयोग बन चुके हैं, और जो 5वें के अध्यक्ष हैं वो आनंद मिश्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अवधेश राय, विमल चौरसिया, मनीष सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जो ऊपर के नाम है इनमें से कोई भी वित्त आयोग का अध्यक्ष अभी तक नहीं बना है, क्योंकि अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में 5 वित्त आयोग बनाए गए हैं, जिसमें से ये तीनों का नाम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखने के लिए हमें पांचों जो है उनका नाम पता होना चाहिए, तभी अगले क्वेश्चनों में उनका भी जिक्र होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है। दूसरा है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. त्रिपाठी हैं। ठीक। और तीसरा है, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। चौथा है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है 243 आई और 243 वाई में किया जाता है, यह गलत है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था उत्तर प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. त्रिपाठी है, ये गलत है। और राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है, यह भी गलत है, क्योंकि 5वां वित्त आयोग क्रियान्वित है। तो 3 जो तीसरा है वो सही है, बाकी सब गलत है, मतलब केवल 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। उसके बाद राज्य वित्त आयोग पंचायतों की लेखाओं की परीक्षा करने के लिए उपबंध करेगा। उसके बाद पंचायतों के लिए आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देगा। तो ये जो दोनों काम है ना, पंचायतों की लेखाएं, पंचायतों के लिए आरक्षण, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार का काम है। जो हमारे राज्य वित्त आयोग का काम है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करेगा। तो केवल जो एक कथन है, पहला कथन है, वही सही है। बाकी के 2 राज्य वित्त आयोग के संबंध में बिल्कुल गलत है। तो केवल कथन एक सही है, बाकी के दोनों कथन गलत थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार कौन सा राज्य वित्त आयोग गठन करने की तैयारी में है।
तो हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक कौन सा राज्य वित्त आयोग चल रहा है? 5वां चल रहा है। किसकी गठन की तैयारी है? तो छठे की तैयारी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार छठवें राज्य वित्त आयोग के गठन का मसौदा तैयार कर चुकी है। वित्त विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। नवंबर 2021 में छठवें वित्त आयोग का गठन होना था, जो चुनाव की वजह से गठन नहीं हो सका। राज्य में 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ था। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस आनंद मिश्र हैं। इस आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो जल्द ही कभी भी करंट अफेयर्स का सवाल भी बन सकता है कि छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो छठे की तैयारी में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसका है? तो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जैसे अभी आनंद मिश्र हैं, इनको कौन हटा सकता है? तो आपको पता ही होगा, हटाने का जो प्रक्रिया है इनको वो राज्य का राज्यपाल नहीं कर पाएगा। इसको हटाने के लिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वही हटा सकती हैं, एक बार अगर राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है किसी भी राज्य में। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान से देखा अगर ये प्रश्नों को, तभी परीक्षा में जब आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और सौंपी जाने वाली फीसों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पंचायती लेखा विभाग, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग या उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग। तो जो पंचायतों का कर है, शुल्क है, जो भी वहाँ फीस लगते हैं, उनका निर्धारण जो करता है वो राज्य का वित्त आयोग ही करता है। हमने देखा इस क्वेश्चन को। जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह भी सही है। उसके बाद राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपना जो राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है। अपना इस्तीफा अगर उसे सौंपना है तो वह राज्यपाल को सौंपेगा। राष्ट्रपति उसे हटा सकता है, राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता। तो 1 और 2 सही है। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ऐसा नहीं है। राज्य वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो 1 और 2 सही है, बाकी के जो है 3 और 4 जो है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? जो राज्य का हमारा राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल है, वो उत्तर प्रदेश में कितने सालों के गैप पर जो होता है कि एक नया राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो हर 5 साल के बाद नए वित्त आयोग का गठन होता है, क्योंकि 5 साल के बाद दूसरे कार्यकालों का जो टाइम होता है, टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो खत्म हो जाता है। नया राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में 6वां राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में कार्य नहीं किया है? आनंद मिश्र, भालचंद्र शुक्ल, टीएन धर या सतीश महाना। जो सतीश महाना है, हमारे कानपुर से विधायक हैं, इन्होंने राज्य वित्त आयोग में काम नहीं किया है, अध्यक्ष नहीं बने हैं। भालचंद्र शुक्ल, आनंद मिश्र, टीएन धर। भालचंद्र शुक्ल तो पहले हैं, आनंद मिश्र 5वें हैं और टीएन धर दूसरे हैं। तो सतीश महाना जी जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 1996 में किया गया था। क्या आपको लगता है यह सही है? हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1994 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग की सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्या यह सही है? आप बताइए, क्या सही है? यह भी गलत है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता जो है वो विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। भालचंद्र शुक्ल चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? नहीं, जो भालचंद्र शुक्ल है वो 1994 में जो राज्य वित्त आयोग पहला बना था उसके अध्यक्ष थे। राज्य वित्त आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। यह बिल्कुल सही है। राज्यपाल को आयोग का सदस्य और अध्यक्ष भी अपना इस्तीफा सौंप सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को उत्तर प्रदेश के 15% कर और गैर कर राजस्व का अंतरण किए जाने की सिफारिश की। क्या यह सही है? तो हाँ जी, यह बिल्कुल सही है।
5वें राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 12.5% निवल कर राजस्व वितरित किए जाने की सिफारिश की। यह भी बिल्कुल सही है। इसमें जो ऑप्शन है दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 एवं 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का जो वितरण है वो भाग 12 में इसका जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है? तो भाग 12 में किया गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों का केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है? तो जो केंद्र का जो हमारा 270 अनुच्छेद है, इसके तहत 268, 69, 69 क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर एवं शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाएंगे। इकट्ठा जो करेगा केंद्र करेगा, उसके बाद वह अपने तरीके से केंद्र और राज्य में बांटा जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद है या 268 है, 268 में केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किया जाएगा लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाला कर है, तो अनुच्छेद 268 में इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, ये जो वित्त आयोग की बात हो रही है केंद्रीय वित्त आयोग है, आर्टिकल 280। और जो हमारा राज्य वित्त आयोग है 243I पंचायत के लिए, 243Y म्युनिसिपल पार्टी के लिए। तो यहाँ पर जो गठन करता है वह राष्ट्रपति करता है 280 आर्टिकल के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन किस किस संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? जो भी केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन होता है वह उसका कौन अगुवाई करता है? जो यही आर्टिकल 280 में जो वित्त आयोग बनाया गया है ना, केंद्रीय वित्त आयोग, यही संस्तुतियां देता है केंद्र और राज्य के वित्त वितरण के लिए। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। और आपको उम्मीद है ये कुछ आप वीडियो देखा करिए तुरंत, मतलब उसे नहीं एक बार में याद हुआ दूसरी बार देखिए, कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसे याद करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है, ये राज्य वित्त आयोग की नहीं। राज्य वित्त आयोग तो अभी तक 5 बने हैं, 6वें की तैयारी है। और ये केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है, तो केंद्रीय वित्त आयोग अभी तक कितने बनाए जा चुके हैं? तो 15 बनाए जा चुके हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1991 में किया गया था। संविधान में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, उम्मीद होगी आपको सब समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी आपका एक दोस्त हूँ, मैं भी बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। उन 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।